हेलो बच्चों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ। बच्चों, मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फुल 4 पार्ट में वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आज मैं इसी चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। खास करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस पर आज डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो कम टू द पॉइंट। बच्चों, मैंने आपको इस चैप्टर को क्लियरली बैलेंसिंग इक्वेशंस और जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उनको ठीक से आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। चलिए, लेट अस टू कम टू द पॉइंट। देखिए, आप लोगों को आज मैं कुछ ये इक्वेशन लिखे हुए लिख दिया हूँ, बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, खास करके बैलेंसिंग के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। एक इस टाइप का होता है जो वर्ड में लिखे होते हैं और दूसरा ये डायरेक्ट इक्वेशन दिए होते हैं जिसको आपको बैलेंस करना है। इसमें क्या है कि ये जो वर्ड में है तो इसको सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू वर्ड आपको पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा और इक्वेशन लिखने के बाद फिर उसको हम बैलेंसिंग करते हैं। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया हूँ 2 इक्वेशन इस टाइप का दिया हूँ और 3 इस टाइप का दिया हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग कोशिश करें। आप लोग ज़रा कोशिश करके देखिए जो आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जैसे फर्स्ट में है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। ऑब्वियसली इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, बेरियम सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, क्या होता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड फिर कैसे लिखते हैं। तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना 9th में ही हम सीखे हैं तो उस हिसाब से हमको पता होना चाहिए। अभी ऑब्वियसली दूसरे में है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा ट्राई कीजिए। देखिए, नीचे आपको डायरेक्ट इसको बैलेंस करना है तो आप खुद करके एक बार देखिए, नहीं होगा फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, तो आप लोगों ने ट्राई किया। अगर ट्राई कर लिए हैं तो फिर देखिए हम आपको समझा रहे हैं, उसको आप टैली कर लीजिए, चेक कर लीजिए। देखिए, बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 इसलिए कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और सल्फेट का 2 होता है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। ओके, इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखिए, Cl की वैलेंसी 1 होती है और एल्युमिनियम की 3 होती है, इसीलिए एल्युमिनियम का वैलेंसी यहाँ लिखा जाता है और Cl की यहाँ होती है। तो ये हमने लिख लिया एज ए इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको बैलेंस करना है। ये हम आपको सिखा चुके हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैंने 2 मेथड सिखाया था, एक टेबुलर फॉर्म बताया था और एक हीट एंड ट्रायल बताया था। और मैंने कहा था कि आप लोग हीट एंड ट्रायल से ही प्रैक्टिस करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू, कि उसमें जल्दी भी होगा। आप टेबल में टेबल बनाओ, फिर उसको इक्वेट करो, फिर उसको बाद लिखो, तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें। ये भी कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर दोगे। किसी भी इक्वेशन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, Cl 2 है, यहाँ Cl 3 है, Al यहाँ 2 है, यहाँ Al 1 है, SO4 3 है। SO4 मतलब सल्फेट, ये रेडिकल कहलाता है और रेडिकल को एज ए एटम हम ट्रीट करते हैं। तो SO4 इसमें 3 है, इसमें SO4 1 है।
तो सबसे हम पहले चलते हैं कि ये Al2SO4 है, तो Al2 है तो इसको 2 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ओके, यहाँ पर 2 लगा दिया तो हमारा क्या हो गया कि Al तो 2 हो गया। अब 2 लगा देने से Cl कितना बन गया, 2 3 जा 6 Cl बन गया। अब यहाँ 6 Cl करने के लिए ऑब्वियसली हमको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, 3 लगा दिया। अब ये भी होगा 3 2 जा 6 Cl, यहाँ पर 2 3 जा 6 Cl। अब 3 यहाँ लगा दिया तो Ba भी 3 हो गया, तो Ba 3 हो गया, तो Ba 3 करने के लिए हमने यहाँ 3 लगा दिया। तो देखिए 3Ba 3Ba 3SO4 3SO4 Al2 सारा बैलेंस हो गया ना। तो कितना आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इसको बैलेंस कर सकती हो। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन, पहला है एल्युमिनियम, तो हम लिखेंगे Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu। देखो सबको लिख दिया हमने, ये एज ए इक्वेशन हमने इसको अकॉर्डिंगली लिख दिया। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ Al हमारा 1 है, यहाँ Al 1 है, यहाँ Cu 1 है, यहाँ Cu 1 है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl3 है, तो 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, तो इन दोनों का हम LCM 1 में निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 का LCM 6 हो गया। 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगा देना पड़ेगा। तो 2 AlCl3 2 3 जा 6 हो गया। अब इसको 6 करने के लिए यहाँ 3 लगा देना पड़ेगा, 3 2 जा 6 Cl हो गया। अब 3 लगा देने से यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3 Cu, लेकिन Cu यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी हम 3 लगा देते हैं, हो गया। अब देखिए Al हमारा यहाँ पर 1 है, अब ये Al यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब देख लीजिए दोनों तरफ बैलेंस हो गया, Al2 हो गया, Cu3 हो गए, 3 2 जा 6 Cl और इधर 2 3 जा 6 Cl, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। देखिए है ना आसान, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से आप इसको बैलेंस कर सकते हो बिना प्रॉब्लम के। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे इक्वेशंस हैं इसमें, आप इस तरह से प्रैक्टिस करो तो किसी भी इक्वेशन को आप आराम से उसको बैलेंस हम कर लेंगे। अब आ जाओ इसके, अब ये तो हो गया ये 2 टाइप। अब ये 3 टाइप है जिसमें ऑलरेडी इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको आपको केवल बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो देखते हैं Fe यहाँ 2 है, यहाँ Fe 1 है, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर 2Fe लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर CO है, यहाँ पर CO2 है, तो अब कैसे हो गया, यहाँ पर O, यहाँ पर 3O, तो 3 1 4O हो गया। तो 4O करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे, 4 लगा दिया तो 4 2 जा 8O हो गया, यहाँ 4C हो गया, तो यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लगा देते हैं, नहीं एक मिनट देखिए, यहाँ पर CO हो गया, यहाँ 4CO2 4 2 जा 8O हो गया, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो यहाँ पर हम यहाँ हम 3CO लगा देते हैं, यहाँ हो गया 3C, तो 3C 3 2 जा 6O 3O और 3O 6O Fe2 देखो ऑलरेडी बैलेंस हो गया ये। अब MnO2 प्लस Al प्लस गिव्स Mn प्लस Al2O3। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि Mn 1 है, यहाँ भी Mn 1 है, O यहाँ 2 है, O यहाँ 3 है, तो ऑब्वियसली है कि 2 और 3 का LCM कितना होगा 6, तो इसको 6 करने के लिए हमको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, 3 MnO2 कर दिया, और इसको 6 करने के लिए यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6O 3 2 जा 6O हो गया, यहाँ पर 3 Mn हो गया, तो यहाँ भी हम 3 Mn लगा देते हैं। अब 2 2 जा 4 Al हो गया, तो यहाँ पर 4 लगा देते हैं, है ना, आराम से ये हो गया, ये भी बैलेंस हो गया आपका। अब आ जाओ Zn AgNO3 ZnNO3 होल 2 प्लस Ag। अब Zn यहाँ पर 1 है, Zn यहाँ 1 है,
यहाँ Ag एक है, यहाँ भी Ag एक है, यहाँ NO3 एक है, यहाँ NO3 दो है। तो इसको हमको करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देना पड़ेगा। 2 लगा देते हैं तो 2NO3 हो गया, ये NO3 हो गया। यहाँ पर 2Ag हो गया, तो यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं कि 2 लगा देते हैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए कि इस तरह से हम, चाहे इस टाइप का इक्वेशन हो बैलेंस करने के लिए, चाहे इस टाइप का इक्वेशन हो, दोनों टाइप को बैलेंस हम हिट एंड ट्रायल से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए, ये बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पर इसमें आते हैं सेकंड क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि why should magnesium ribbon be cleaned before burning it? ये अक्सर भी, ये भी क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए पहले उसको सैंड पेपर से हम रगड़ते हैं, क्यों? तो इसका जवाब है कि मैग्नीशियम रिबन एयर के ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके स्लोली, धीरे धीरे उस पर मैग्नीशियम के ऊपर में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड के और मैग्नीशियम कार्बोनेट के एक थीन लेयर डिपॉजिट हो जाता है। उस थीन लेयर के कारण उसमें आग जल्दी नहीं वो पकड़ पाती है, इसीलिए हम सैंड पेपर से उसको रगड़ते हैं, जिससे कि वो लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड के या मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो लेयर जम जाते हैं वो रिमूव हो जाता है, फिर आसानी से हम उसको जला सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका क्या जवाब लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन reacts with O2 and CO2 in air and form a thin layer of magnesium oxide और मैग्नीशियम कार्बोनेट। Therefore, this layer should be removed by rubbing with sandpaper. बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन ये भी अक्सर आते रहते हैं कि जस्टिफाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन इज considered as exothermic reaction। Justify this statement। ये क्वेश्चन आता है, ये अक्सर आता है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। देखिए, हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड व्हेन ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर एंड एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट
present in food oxidizes with O2 and gives CO2, water and energy, which is stored in mitochondria. C6H12O6 plus O2 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O प्लस हीट। अब देखिए, अब इसमें देखिए यही लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली हमारा ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद बनाता है CO2, वाटर एंड हीट। यही हीट जो है सो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, जो हमारे सेलुलर नीड्स में यूज होता है। चूँकि ये हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया होगा? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये आते रहते हैं। 5th क्वेश्चन, शाइनी ब्राउन colored element X on heating in air becomes black in color. Name element X and black substance formed. ये भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। और शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, उसका नाम नहीं मालूम है, आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कैसे है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। नेम एलिमेंट X एंड ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। वो एलिमेंट क्या है और वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है। तो जनरली हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कॉपर को जब हीट किया जाता है तो वो कॉपर ऑक्साइड का सब्सटेंस बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है। समझ गए? क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो हम इसको बस सीधा लिखना है कि becomes in black in color. Name the element. लिखेंगे कि एलिमेंट इज कॉपर, मतलब Cu, और वो ब्लैक सब्सटेंस जो बनता है वो है कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड CuO। तो देख लिया, इस टाइप के भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पेपरों में अक्सर आते हैं, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को समझना, ध्यान देना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि अ वाइट कंपाउंड ऑन हीटिंग decomposes to give
to give brown fumes and yellow residue is left behind. Name the compound and write chemical equation. अब देखिए, white compound on heating decomposes to give brown fumes and yellow residue. Brown fumes and yellow residue is left behind. Name the compound with chemical equation. अब आपने बुक में देखा होगा, चैप्टर में आप लोगों को दिया है ये कि ये जो वाइट कंपाउंड है ये है PbNO32, मतलब लेड नाइट्रेट। उसको क्या बोलते हैं, एक एक्टिविटी दिया हुआ है उसमें, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है कि लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, समझ गए। तो उसको हीट करने पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है जो बुक में भी इसका दिया हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं तो ये हो गया, तो क्या लिखेंगे हम, कंपाउंड इक्वल टू, कंपाउंड हो गया आपका लेड नाइट्रेट PbNO3 समझ गए। और इसको जब हीट करते हैं PbNO3 गिव्स, यहाँ पर हीट करते हैं तो ये बनता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। देखिए ये PbNO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये तीन एलिमेंट में, तीन सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है। पहला बनता है Pb ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें ये जो होता है Pb ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, ये है येलो रेसिड्यू, ये येलो रेसिड्यू होता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये ब्राउन फ्यूम्स के रूप में दिखता है, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स के रूप में ये हमें नजर आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपरों में अक्सर आते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आते हैं अक्सर, वो ये है कि वाई सिल्वर क्लोराइड is kept in dark colored bottle। हमने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्राय एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तीन टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और उसमें इसको एक्सप्लेन कर चुका। तो उसी को ये इनडायरेक्ट में पूछा है कि वाई सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन डार्क कलर वाटर, बिकॉज सिल्वर क्लोराइड व्हेन एक्सपोजेड टू सनलाइट देन इट डिकम्पोजेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ओके, तो इसीलिए वो उसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ना हो, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट शुड बी केप्ट इन कलर डार्क बोतल। समझ गए। तो यही इसका जवाब देना है, बिकॉज इसका जवाब क्या देंगे, बिकॉज when silver chloride exposed to light, it decomposes into silver and chlorine. That's why it is stored in dark colored bottle।
कलर्ड बोतल। यही कारण है कि ये डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं कि डार्क कलर्ड बोतल से लाइट को उससे एक्सपोज नहीं होने देता है, उसको प्रिवेंट करता है। इसका इक्वेशन हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए 2AgCl gives 2Ag plus Cl2। इसमें ये AgCl जो होता है ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर, जबकि ये Ag बन जाता है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये डिकम्पोज होता है, इसीलिए इसको कलर्ड बोतल में रखा जाता है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बराबर पेपरों में, कोई भी पेपर हो, स्कूल में हो या आते हैं, और हम सोचते हैं आई थिंक दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको आगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हालांकि वैसे तो मैं बता रखा हूँ, फिर भी अक्सर वो पूछते हैं कि वाई चिप्स एंड कुरकुरे प्लस बैग इज फिल्ड विद N2 गैस। कि कुरकुरे और चिप्स बैग को नाइट्रोजन गैस से हम क्यों भरते हैं, हालांकि हम बता रखे हैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। व्हेन नाइट्रोजन इज फिल्ड इन द कुरकुरे और चिप्स प्लस बैग, देन इट प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी होने से प्रिवेंट करता है, और जब तक नाइट्रोजन गैस उसके अंदर रहता है तब तक उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं होने देता है, और हमारा एटम फ्रेश रहता है उसके अंदर। तो इसका बस सिंपल जवाब देना है कि सिंस नाइट्रोजन इज एन एंटी ऑक्सीडेंट, इट प्रिवेंट फ्रॉम rancidity to the kurkure and chips plus bag। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा फॉर फ्यूचर कमिंग इन द एनी एग्ज़ाम, चाहे स्कूल का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो। तो इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, और आप लोग अच्छी तरह से इसको समझने का कोशिश करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। अब मेरा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना रखे हैं इस चैप्टर को, उसको आप अलग अलग से देख लीजिए, टॉपिक वाइज आपको समझ में आ जाएगा। ये एक मैं रिवीजन क्लास मैंने लिया हूँ, जिसमें कोशिश किया हूँ कि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट हॉट क्वेश्चंस मतलब जिस तरह के आते हैं पेपर में, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब कुल मिला के हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में अब नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको ठीक से समझें और ठीक से उसको बुक्स में भी पढ़ें और भी उसको देखें। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप जाइए, हमको लिखिए, मैं उसको सुधार बताने का, क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।